Welcome to all in course Fundamentals of Behavioral and Social Science Research. And we are going to deal Module 11 Writing Research Proposals, Synopsis Research Papers. So in this condition, we are going to deal structure and component of a research proposal. After the reading of this content and listening this lecture, you can develop the concept structure. A research proposal is systematically how we can write, formulate clear research questions, objective and hypothesis, define key terms operationally, justify methodological choices, identify scope and delimitation of the study. So this will give you an insight. By that you will be able to write a research proposal. A research proposal is a structured document that outlines a planned research project. It serves as a blueprint, convincing supervisors, funding agencies, or academic committees that research is worthwhile, feasible, and methodological sound. रिसर्च प्रपोजल को हिंदी में शोध प्रस्ताव कहते हैं और शोध प्रस्ताव एक संरचित रूप में स्ट्रक्चर जिसे वो डेवलप किया जाता है जिससे कि उसको आधार बनाकर हम भविष्य में अपना शोध कार्य कंप्लीट कर सकें, पूर्ण कर सकें और यह शोध कार्य प्रस्ताव पूरे शोध कार्य का एक ब्लूप्रिंट के रूप में काम करता है और इसको हम कम्युनिकेट करते हैं। अगर किसी जगह से हम पर्टिकुलर रिसर्च कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी से तो उसके डीआरसी में जो उसकी डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी है या आरडीसी रिसर्च डिग्री कमेटी। सेकेंड वन, हम फंडिंग एजेंसीज को ये प्रपोजल भेज सकते हैं जिससे कि हमें कुछ सपोर्ट मिल सके जिससे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके। साथ ही साथ इवोल्यूशन के लिए इसको कंसीडर किया जाता है। इसके क्राइटेरियाज होते हैं कुछ, उस क्राइटेरिया को अगर ये फुलफिल करता है देन इट इज कंसीडर्ड एज ए गुड रिसर्च प्रपोजल। अ रिसर्च प्रपोजल इज ए डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट अ प्लान फॉर ए प्रोजेक्ट टू रिव्यूअर्स फॉर इवैल्यूएशन। यहाँ पे फिर जो लिडी एंड आर्मरॉड ने डिस्क्राइब किया है कि ये रिसर्च प्रपोजल इज ए डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट्स अ प्लान फॉर ए प्रोजेक्ट। एक किसी प्रोजेक्ट परियोजना के लिए एक योजना, उसकी प्लान जो डिपिक्ट की जाती है दैट इज कंसीडर एज ए रिसर्च प्रपोजल टू रिव्यूअर्स फॉर इवैल्यूएशन। अब जिसके सामने जैसे फंडिंग एजेंसीज के रिस्पेक्ट में ये बात करी जा रही है तो वहां जो रिव्यू करेंगे, रिव्यू करके उस पर कमेंट्स देंगे दैट इज गुड और नॉट, तो वो उस संदर्भ में ये बात की गई है कि रिव्यूअर्स फॉर इवैल्यूएशन। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि शोध प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है, सुनियोजित प्रस्ताव है, प्लान है जो भविष्य में शोध को दिशा देता है और शोधकर्ता या रिसर्चर के पास एक ऐसा लेआउट रहता है जिसमें आगे चलकर वह उस पथ पे चलकर आगे अपने शोध कार्य को पूर्ण करता है, कंप्लीट करता है। तो देयरफॉर इट इज ए स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट। पर्पज ऑफ रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल का पर्पज क्या है कि अगर हम बात करें तो यहां कह सकते हैं कि टू डिमॉन्स्ट्रेट द फिजिबिलिटी ऑफ द स्टडी। उससे रिफ्लेक्ट होता है कि कितना फिजिबल होगा। सेकेंड वन, टू जस्टिफाई द नीड फॉर रिसर्च। क्यों हम वो शोध कार्य करने जा रहे हैं उसकी आवश्यकता को वो जस्टिफाई करता है। जस्टिफाई मीन्स उसके रैशनल को डिस्क्राइब करता है, व्हाट इज द नीड एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। तो क्यों वो करने जा रहा है शोध करता है और उससे क्या सोसाइटी को बेनिफिट होगा वो कम्युनिकेट करना है। नेक्स्ट वन, टू सिक्योर अप्रूवल फॉर फंडिंग्स। और अगर किसी फंडिंग को हम उस प्रपोजल को भेज रहे हैं तो वो वहां से उसकी उपयोगिता सिद्ध हो और अप्रूवल फंडिंग एजेंसी से हमें फंड मिल जाए। तो टू सिक्योर, टू कम्युनिकेट द रिसर्च प्लान टू सुपरवाइजर फॉर फंडिंग एजेंसी आर फंडिंग एजेंसीज। तो जैसे कि हमने पहले ही कहा कि किसी यूनिवर्सिटी में अगर हम काम कर रहे हैं कि उस रिसर्च पे पीएचडी कर रहे हैं तो देन
we are going to communicate what I will do, what researcher will do within that limited time frame. Just like that, we communicate to our supervisors, our other bodies which are associated with the PhD, and as well as to the funding agency. जो फंडिंग एजेंसीज हैं, चाहे ICSSR है, UGC है, ICPR है, जो सोशल साइंस और बिहेवियरल रिसर्च में काम करती हैं, बिहेवियरल साइंसेज में काम करती हैं, तो उनको जो कम्युनिकेट हम करते हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ रिसर्च प्रपोजल ही कम्युनिकेट कर सकते हैं. व्हाट आइडियाज वी आर गोइंग टू यूज एंड हाउ टू वी कंप्लीट आवर स्टडी, what will be methodology, each things. So this is the majorly concept of the purpose of research proposal. अब हम बात करें कि स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल. जो रिसर्च प्रपोजल, उसमें कौन से घटक इन्वॉल्व होते हैं, उसकी संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स. चूंकि रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं तो उसके लिखने के क्रम भी हमारे अलग तरीके से होते हैं, और उसमें जो अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स हैं उनको हाउ टू अरेंज दैम, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है. और उसके साथ साथ पेजेस भी कभी कभी हम लोग उसको पेज के थ्रू भी डिस्क्राइब कर देते हैं. तो जैसे पहला है टाइटल पेज. हम रिसर्च प्रपोजल जो बनाते हैं उसमें एक पहला कवर पेज लगाते हैं, दैट इज कंसिडर एज अ टाइटल पेज, शीर्षक पेज. तो उस पर टाइटल ऑफ द स्टडी लिखा होता है, दैट बिकम्स प्रिसाइज एंड कंसाइज. वो एकदम ही प्रिसाइज एंड कंसाइज होता है. सेकेंड में उस पर रिसर्चर्स नेम, इंस्टीट्यूशन एंड डिपार्टमेंट्स नेम, सुपरवाइजर नेम, एंड इफ रिक्वायर्ड देन डेट ऑफ सबमिशन, enrollment number, etc. Research center name also can be there. तो ये एक उसमें एलिमेंट्स को इन्वॉल्व करके हम एक टाइटल पेज डेवलप करते हैं, जिसको देखते ही कोई भी व्यक्ति ये समझ जाए ये किसका वर्क है, कौन करने जा रहा है, किसके अंडर में होने जा रहा है, किस इंस्टीट्यूट से वो काम किया जाएगा या में किया जाएगा. तो वो सारी चीज़ें उसमें रिफ्लेक्ट होती हैं. सेकेंड जो है उसका हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं. दिस इज रिक्वायर्ड और नॉट, इट कैन बी डिपेंड ऑन द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, व्हाट इज देयर नॉर्म्स. तो ओवरव्यू ऑफ द प्रपोजल इंक्लूड प्रॉब्लम, पर्पज, मेथड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसर्च. तो वो चीज़ें उसमें इन्वॉल्व करके हम लोग एक समरी डेवलप कर लेते हैं, या एब्स्ट्रैक्ट, दैट इज नोन एज. बट it can be considered from the university norms. Some universities consider it as abstract, and some universities not consider abstract in the research proposal. Next one, introduction or background of the study. जब हम रिसर्च प्रपोजल लिखने जा रहे हैं तो उस रिसर्च प्रपोजल में उस रिसर्च जो प्रॉब्लम इन्वॉल्व हम कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम की एक पृष्ठभूमि निर्मित करते हैं. वो पृष्ठभूमि जो है कहीं ना कहीं उसके अबाउट वो कम्युनिकेट करती है व्हाट इज द वेरिएबल्स, उसमें जो चर यूज में आ रहे हैं वो चर क्या हैं, किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित हैं, उन सब चीज़ों को हम इन्वॉल्व करके इसमें कंटेक्स्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च एरिया, उस क्षेत्र में क्यों हम रिसर्च करने जा रहे हैं, उसके सिग्निफिकेंस को और उसके संदर्भ को विवेचित करते हैं. एस्टेब्लिश थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. हम प्रयास करते हैं कि जो आगे हम काम करने जा रहे हैं उसकी एक जो वेरिएबल्स से एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हैं, उसको रिफ्लेक्ट करें, जिससे लोगों की समझ में वो चर भी आ जाए और उस चर का कैसे यूज होगा या कैसे वो अफेक्ट करता है सोसाइटी को या अदर वेरिएबल्स को, जिससे हम लिंक करके काम करने जा रहे हैं, या वो आपस में लिंक्ड वेरिएबल्स कैसे सोसाइटी को अफेक्ट करता है. नेक्स्ट वन, द इश्यूज एट हैंड एंड व्हाई इट इज वर्थ इन्वेस्टिगेटिंग. जो हमने मुद्दे लिए वो क्यों लिए, हमारे हाथ में उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है और वो कैसे समाज के लिए फायदेमंद होगा. तो वी कंसीडर दिस समराइजेज एग्जिस्टिंग रिसर्च और
जो करंट में रिसर्चेज चल रही हैं उनको भी सहयोग लेकर हम अपने बैकग्राउंड को डिपिक्ट करते हैं। जैसे कि वेरियस जो स्टडीज हुई हैं करंट में या पीछे अभी चल रही थी, उन सबको कंसीडर करके वहां पे रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे कि एक अच्छी पृष्ठभूमि उस समस्या को निर्मित करने में अपना कंट्रीब्यूशन करेगी, जिससे लोग उस चीज को रिफ्लेक्ट कर पाएंगे कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। नेक्स्ट वन, जब बैकग्राउंड डेवलप हो गया, उसके वेरिएबल्स के एसोसिएटेड टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स, वो सारी चीजें समझ में लोगों को आ गई, देन वी आर गोइंग टू डेवलप द रिसर्च गैप, रैशनल, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी। इनको 3 टर्म से हम लिख सकते हैं। और जैसे अभी हमने कहा कि एग्जिस्टिंग रिसर्च जो है उनको समराइज करना है और उसमें से इन्फर करके लाना है। एग्जिस्टिंग रिसर्च तो वाइडर टर्म्स है, एसोसिएटेड विद आर वेरिएबल्स, हमारे जो चर हमने जो दिमाग में रखा है, उन चरों से संदर्भित जो शोध कार्य चल रहे हैं उनको हम समराइज करने का प्रयास करते हैं और फिर देखते हैं कि वहां पे उन चरों को संदर्भित करके कौन कौन से कार्य किए गए हैं और कुछ कार्य ऐसे जो छूट गए हैं, which are not considered in the various researches and that are important to contribute in the body of knowledge, उसको अगर उस पे काम किया जाए, उसका रिफ्लेक्शन एक्सप्लोर किया जाए, तो शायद वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। तो वो चीजें हम जब जानने का प्रयास करते हैं तो दैट इज कंसिडर एज द रिसर्च गैप, या व्हाई वी आर प्रोसीडिंग फॉर दैट पर्टिकुलर स्टडी, दैट इज कंसिडर एज अ रैशनल। लाइक दैट वी कैन राइट इट इन द हेडिंग नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी। उसकी आवश्यकता क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो जो स्टडी है वो क्यों की जाए, उसका महत्व क्या है। तो दैट कैन बी कंसिडर एट हियर। अदरवाइज इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी, वेरियस इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज आर adopting the format. In the last they can write, they are writing the significance of the study. So and various universities or institutions are writing at the same place need and importance, अध्ययन का औचित्य, जिसे आवश्यकता एवं महत्व के नाम से भी जानते हैं, वो लिखा जाता है। तो हियर जो रिसर्च गैप, शोध अंतराल, या रैशनल उसका तर्क कि क्यों हम करने जा रहे हैं, या उसके कॉन्सेप्ट्स नीड एंड इंपॉर्टेंस। तो इसमें जो बात है कि शुड हाईलाइट द रिसर्च गैप इन एग्जिस्टिंग लिटरेचर, तो इसलिए जो वहां काम किया उसको और बृहद रूप से यहाँ लिखने की जरूरत है, जिससे कि उसमें जो चरों के से संबंधित जो अंतराल छूट गए हैं, जिन पे काम नहीं किए गए हैं, उसको हाईलाइट करने की, एंड विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस रिसर्चेज एंड इट सपोर्ट द रैशनल। तो जो प्रीवियस रिसर्चेज हैं उनको अगर हम कंसीडर करेंगे तो उससे हमें रैशनल लिखने में हमें मदद मिलेगी और अपने टॉपिक के नीड और इम्पोर्टेंस दोनों को हम क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट वन, रिसर्च क्वेश्चंस। रिसर्च क्वेश्चन, जब हम एक रिसर्च प्रपोजल डेवलप करते हैं, वो प्रपोजल हमारे प्रश्न से ही, रिसर्च क्वेश्चन से ही एसोसिएटेड होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में जब प्रश्न उठा होगा तब हम जाके उस प्रॉब्लम के प्रति सेंसिटिव हुए होंगे, देन वी हैव ट्राइड टू सी दैट टर्म, क्या ऐसा भी होता है। तो वो जब हमने सोचने के लिए बाध्य हुए, इट मीन्स कि दैट क्वेश्चंस वर देयर, वो क्वेश्चन वहां थे, प्रश्न वहां थे। तो उन्हीं क्वेश्चनों को और रिफाइंड वे में डेवलप करके हम लोग राइटिंग में लेकर जाते हैं, दैट इज कंसिडर एज ए रिसर्च क्वेश्चन। एज एग्जाम्पल वी कैन कंसिडर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल मीडिया यूज या यूजेस एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस एमंग कॉलेज स्टूडेंट्स। यहां देखें कि दो बात कही गई है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल मीडिया यूजेस एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस एमंग कॉलेज स्टूडेंट्स। तो ये दिमाग में प्रश्न चलता है कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या सोशल मीडिया यूजेस के थ्रू प्रभावित होता है।
तो ये आपस में कैसे संबंधित है, कोई जो यूज कर रहा है वो उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा है या खराब है। तो ये प्रश्न अगर दिमाग में आपके आया, देन यू विल मूव फॉर दिस रिसर्च। तो इसलिए रिसर्च क्वेश्चंस को हम लिखते हैं और वो हमें ऑब्जेक्टिव से एसोसिएटेड होते हैं और जो टाइटल है उसमें रिफ्लेक्ट होते हैं या हिडन होते हैं। तो दे शुड बी अलाइन विद द ऑब्जेक्टिव्स, बी आंसरेबल विद इन द रिसर्च डिजाइन एंड गाइड डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। तो रिसर्च क्वेश्चंस इनसे एसोसिएटेड होते हैं। मैंने पहले ही बताया कि ऑब्जेक्टिव्स और उसी के भी आप रिसर्च डिजाइन भी डेवलप होगी और एनालिसिस और डेटा कलेक्शंस एसोसिएटेड। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, जब हम राइटिंग ऑफ द रिसर्च प्रपोजल की बात कर रहे हैं तो उसमें हम जो टाइटल बनाया है उसको थोड़ा सा यहाँ पे लेकर फिर आते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम दो तरीके से भी हो सकती है, एकदम एज इट इज हो सकती है या उसको और थोड़ा सा विस्तृत रूप में यहाँ पे हम स्टेट कर सकते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद इन अ इफेक्टिव मैनर। तो डिस्क्राइब द स्पेसिफिक प्रॉब्लम द रिसर्च विल एड्रेस, clearly outlines the issues that needs investigation, and it help focus the proposal and connect directly to objective and questions। तो यहाँ पे जो statement of the problem है वो clearly outlines the issue that needs investigate। तो जो हम काम करने जा रहे हैं उसको यहाँ पे हम reflect करते हैं within the effective terminology। नेक्स्ट वन, ऑपरेशनल डेफिनेशंस। ऑपरेशनल डेफिनेशन का मतलब है संक्रियात्मक परिभाषा, व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग इन आवर रिसर्च। हम उस टर्म को, जो टर्म्स इन्वॉल्व हैं एक स्टेटमेंट को फ्रेम करने में, या टॉपिक जिसे कह रहे हैं टाइटल ऑफ द प्रॉब्लम, वो उसमें जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं वो एलिमेंट्स अपनी क्या मीनिंग कन्वे करते हैं या रखते हैं विद इन आवर रिसर्च। तो डिफाइन की टर्म्स एज दे विल बी यूज्ड एंड मेजर्ड इन द स्टडी। वो किस तरीके से यूज किए जाएंगे और कैसे मेजर किए जाएंगे, इन दोनों की जब चर्चा करते हैं तो दैट विल कंसीडर एज द ऑपरेशनल डेफिनेशन। लाइक एकेडमिक परफॉर्मेंस, एवरेज जीपीए ऑफ स्टूडेंट इन द लास्ट सेमेस्टर। तो उसका जो परफॉर्मेंस एवरेज रहा है वो कैसा रहा है, ग्रेड परफॉर्मेंस। तो वो या ग्रेड पॉइंट एवरेज की बात कर सकते हैं, तो वो देख सकते हैं उससे कम्युनिकेट हो रहा। सोशल मीडिया यूज मतलब नंबर ऑफ आवर्स पर डे स्पेंट ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स। वो सोशल मीडिया यूज को अगर यहाँ अभी केवल हम इतना मेजर के कंसेंट में बताने जा रहे हैं कि कितना टाइम या आवर्स वो स्पेंड करता है, लेकिन सोशल मीडिया यूज को और बेहतरीन हम डिफाइन करेंगे, जिसमें ये इन्वॉल्व कर सकते हैं कि यूजिंग द वेरियस एप्स लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक एंड यूट्यूब एंड अदर मीडियाज विच आर जनरली टुडेज यंग वंस आर यूजिंग। तो वो सोशल मीडिया को डिफाइन करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कैसे हम उसको मेजर करेंगे, तो वही है कि नंबर ऑफ आवर्स पर डे स्पेंट ऑन सोशल प्लेटफॉर्म। लाइक दैट एकेडमिक परफॉर्मेंस, तो हम स्टूडेंट्स ने जो लास्ट सेमेस्टर में जीपीए कंसिडर किया था या अचीव किया था, उसके संदर्भित हम बात करेंगे। तो दिस इंश्योर्स क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द स्टडी। तो ये चीज पूरे स्टडी में यही यूज में आनी है और इसी को आधार बना के सारा काम किया जाना है। तो हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट कॉन्सेप्ट एंड हाउ यू आर गोइंग टू मेजर इट, तो वो चीजें यहाँ पे क्लियर करते हैं हम। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। अब चूंकि अब हमने अपने जो टेक्निकल टर्म्स थे या जो की टर्म्स थे उनको एक स्वरूप दे दिया है, तो अब उसको कैसे आगे एसोसिएट करेंगे उसको ऑब्जेक्टिव में हम फ्रेम करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जनरली 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स को प्रिपेयर करते हैं। जैसे फर्स्ट है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ब्रॉड गोल ऑफ द रिसर्च, जो मेजर कह सकते हैं कि मेन एम है उस रिसर्च का, उसको कंसीडर करते हुए हम ऑब्जेक्टिव फार्मुलेट करते हैं। एंड एसोसिएटेड विद द रिसर्च टॉपिक, वो डायरेक्टली टॉपिक से एसोसिएट होते हैं, उसमें
हिडन फॉर्म में नहीं जाके हम उसको डेवलप करते हैं। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स जो भी होंगे वो जो टाइटल्स में एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उन एलिमेंट्स को कंसीडर करके बनाया जाता है। अगर एकेडमिक अचीवमेंट है, या जैसे कि अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया यूज, तो सोशल मीडिया यूज वो कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, उन सारी चीज़ों को, और उससे उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसे अफेक्ट हो रहा है, तो वी गो विद that concepts, so that it consider as a primary objectives. Secondary objectives, narrower measurable sub goals with the help of demographic variables. वहाँ हमने जब बात कही कि सोशल मीडिया यूज एकेडमिक परफॉर्मेंस से कैसे संबंधित है, या सोशल मीडिया यूज को यूजेस को एकेडमिक परफॉर्मेंस से संदर्भित करके हमने काम किया, वो टाइटल है मेन। लेकिन जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, तो इसमें हम लोग जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं, अब देखें कि मेल, फीमेल, रूरल, अर्बन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इन सबको आधार बनाकर जब हम अपने ऑब्जेक्टिव फ्रेम करते हैं, उन्हीं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में इनको भी इनबिल्ट करते हैं, देन इट कंसीडर एज अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। इनको हम सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। थर्ड वन इज द कंकोमिटेंट ऑब्जेक्टिव्स। कॉन्कोमिटेंट का मतलब है सहवर्ती उद्देश्य। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्राथमिक उद्देश्य, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव द्वितीयक उद्देश्य। थर्ड वन इज द कॉन्कोमिटेंट ऑब्जेक्टिव दैट इज कंसिडर एज द सहवर्ती उद्देश्य। और इसमें जनरली हम लोग जो काम करते हैं, जैसे टूल कंस्ट्रक्शन, जिसके बिहाफ हम आगे सारा चीज करते हैं, तो इफ यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द टूल्स, वैलिडेट एंड स्टैंडर्डाइज दैट टूल, दैट इज कंसिडर अंडर दिस। तो टूल कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हम फ्रेम करते हैं, जैसे कहा कि सोशियो इकोनॉमिक स्केल का निर्माण करना, तो दिस विल बी टू डेवलप द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस tool. So this will consider as a concomitant objectives. Hypothesis, if our work is quantitative, then there be hypothesis, and that will be give us direction to proceed, क्योंकि परिकल्पना हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करती है, और ये संभावित समाधान के रूप में हमारे सामने आती है, जिसको हम परीक्षण करके उसकी जो यू चेक करते हैं कि दैट इज उपयोगी, या कह सकते हैं कि जो हाइपोथेसिस फ्रेम किया दैट इज एक्सेप्टेबल और रिजेक्टेड। तो वहाँ पे जो हम अपनी फाइंडिंग सोच रहे हैं उसको सही एक वस्तु स्थिति प्रदान करती है परिकल्पना, और जिसकी परीक्षण के उपरांत ही, उस परीक्षण के परिणाम ही हमें बताते हैं कि जो हमने सोचा, हमने बनाया, वो सही है या नहीं है। तो टेस्टेबल प्रिडिक्शन यूज्ड मोस्टली इन क्वांटिटेटिव स्टडी, रिसर्च हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस हम यहाँ पे फ्रेम करते हैं। डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल रिसर्च हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस फ्रेम करके हम स्टैटिस्टिकली टेस्ट करते हैं। डिलिमिटेशंस, व्हाट द स्टडी विल कवर, रिसर्चर डिफाइंड स्कोप, तो कितना क्षेत्र में रहकर हम काम करेंगे। जैसे कि ये कार्य वाराणसी जनपद में ही सीमित होगा, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हाउ वी आर लिमिटिंग आवर वर्क्स, दैट इज कंसिडर्ड अंडर द डिलिमिटेशंस। दिस वर्क विल बी बेस्ड ऑन ओनली 10th क्लास स्टूडेंट्स। तो वी आर लिमिटिंग एट हियर टू सेल्फ। जब रिसर्चर अपने आप को लिमिट कर देता है कि वह इसी क्षेत्रों में, इसी जगहों पे काम करेगा, तो दैट is considered as delimitations. Research design method की बात करें, methodology की बात करें, तो कुछ इस तरीके से हम उसमें लिखते हैं। चूंकि इसको और आगे एक्सप्लोर हम लोग करेंगे, तो इसलिए बहुत बृहद उसमें नहीं जा रहे हैं। जैसे रिसर्च अप्रोच एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च अप्रोच में क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स्ड। टाइप ऑफ रिसर्च डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है, हिस्टोरिकल है, फिलोसफिकल, etc. मेथड, व्हाट मेथड्स वी आर गोइंग टू यूज, सर्वे, एक्सपेरिमेंट, इट, पॉपुलेशन एंड सैंपल, हु विल बी स्टडीड एंड हाउ मेनी, किस पे हमारा काम बेस होगा और कितने लोगों को हम अपने काम में इन्वॉल्व करेंगे, दैट इज कंसीडर एज द पॉपुलेशन एंड सैंपल। सैम्पलिंग टेक्निक,
हाउ द सैंपल विल बी सेलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूजिंग, क्या हम करेंगे, किस तरीके से सैंपल को सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए क्या टेक्निक यूज करेंगे, डेटा कलेक्शन टूल्स, व्हाट विल बी टूल्स, क्वेश्चनायर, इंटरव्यू शेड्यूल, टेस्ट, फोकस ग्रुप डिस्कशन, etc. डेटा एनालिसिस टेक्निक क्या होगी, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, कोडिंग स्कीम्स, थीमेटिकल एनालिसिस, जैसी हमारी अप्रोच है उसी तरीके से. प्रोबेबल चैप्टर्स, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, रिसर्च डिजाइन, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, फाइंडिंग्स एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन. तो ये हमारे प्रोबेबल चैप्टराइजेशन होते हैं. इसके साथ हम चीज़ों को लिख पाते हैं. तो रिसर्च डिज़ाइन और मेथडोलॉजीज में ये डेवलप करके, और बाद में हम डाटा एनालिसिस टेक्निक तक एक तरीके से मेथडोलॉजी या रिसर्च डिज़ाइन में आती है, और लास्ट में हम प्रोबेबल चैप्टर्स की चर्चा करते हैं. वो मेथडोलॉजी में नहीं आती है, लेकिन वो एक डिज़ाइन का ही पार्ट है कि हम कैसे आगे फ्यूचर में काम करेंगे, तो उसका डिस्क्रिप्शन भी हम दे देते हैं. और साथ ही साथ टाइमलाइन, अगर किसी फंडिंग एजेंसीज के लिए जा रहे हैं तो उसकी टाइमलाइन भी हम डिसाइड कर लेते हैं. ए चार्ट और टेबल ऑफ फेस, लिटरेचर रिव्यू, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, कितने दिनों में हम कंप्लीट कर देंगे, वो सारी चीज़ें. बजट, if applicable, if we are sending our proposal to any funding agency, then we submit the budget also, detailed estimate of resources and cost, tools, table, transcription, etc. तो यहाँ बजट रिक्वायर्ड है और हम डिमांड कर रहे हैं किसी फंडिंग एजेंसी से, तो हम उसकी एक डिटेल सबमिट करते हैं. और साथ ही इसमें फिर जो रेफरेंसेस हैं, बिब्लियोग्राफी, व्हाट वी आर यूजिंग, किस स्टाइल में है, एंड वो सारी चीज़ें हम इसमें इन्वॉल्व करके रखते हैं, रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी जिस फॉर्म में लिखते हैं. अब अपनी जो इंसाइट है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आप कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे क्रिटिकली एग्जामिन ए सैम्पल प्रपोजल फ्रॉम क्लास आर पब्लिश्ड, आइडेंटिफाई ईच कंपोनेंट. अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं तो अपने क्लास या अपने ग्रुप में जो काम हो रहे हैं उसको देख सकते हैं, या जो पब्लिश वर्क हैं उनको देख सकते हैं. क्योंकि रिसर्च रिपोर्ट जो लिखी जाती है वो फ्यूचर टेंस में नहीं होती है, वो पास्ट टेंस में हो जाती है, बिकॉज दैट हैज कंप्लीटेड. और जब और आइडेंटिफाई, अगर क्रिटिकली एग्जामिन अ सैम्पल प्रपोजल करने जा रहे हो तो यू कैन आइडेंटिफाई ईच कंपोनेंट, check whether the research questions match the objectives, note how operational definition are clarified. तो ये सारी चीज़ों को हम फोकस अपना एक प्रपोजल बनाते हैं. शोध कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, दैट इज ब्लूप्रिंट. तो वो सिनाप्सिस, रिसर्च प्रपोजल एक ही टर्म है. और रिसर्च रिपोर्ट को लिखने के लिए थोड़ा सा, या पेपर को लिखने के लिए, चूँकि उसकी रिपोर्टिंग हमेशा पास्ट टेंस में होती है, तो वो पास्ट टेंस हम करते हैं, जो काम हो चुका है उसकी रिपोर्टिंग हम करते हैं. तो व्हाट आर आवर फाइंडिंग, दैट विल डिपिक्ट इन द रिपोर्ट आल्सो. थैंक यू.